अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम BD84 की जो जनरल एनाटॉमी की हैंडबुक है उसे डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है बेसिकली इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमारे पास जो डिस्कशन थी वो रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन हम पूरा डिस्कस कर चुके थे, और उसमें जो जो टर्म्स आप लोगों को याद करनी है और जो आपने बेसिक वे में जिनको सिर्फ रीड करना है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। देन हमारे पास ये पूरा स्केलेटन था, ठीक है, इसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करी थी। अब जो हमारे पास फर्दर इसकी टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। लाइक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैडेवरिक एनाटॉमी होती क्या है और बेसिकली उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। देन उसके बाद आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास स्टार्ट करेगी लिविंग एनाटॉमी से। सो बेसिकली जब भी आप लिविंग एनाटॉमी की बात करते हो तो लिविंग एनाटॉमी का मकसद क्या होता है कि आप एनाटॉमी को, ठीक है, इंस्पेक्शन के थ्रू, पैल्पेशन के थ्रू, परकशन के थ्रू, ऑस्कल्टेशन के थ्रू, एंडोस्कोपी हो गई, ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, रेडियोग्राफी या इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन हैं जो आप लोग आगे चल के डिस्कस करोगे, जिनको आप लोगों ने स्टडी करना है। सो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि लिविंग एनाटॉमी में क्या होता है कि आप बेसिकली लिविंग बॉडी के ऊपर, ठीक है, मीन्स एक लिविंग बॉडी के ऊपर आप लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते हो और एनाटॉमी को क्लिनिकल, अगर हम सिंपली कहें कि क्लिनिकल जो आपके पास प्रेजेंटेशंस होती हैं या आप लोगों ने क्लिनिकल्स में किस तरीके से एक बॉडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो वो सब हम लिविंग एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। लाइक इंस्पेक्शन के थ्रू मीन्स कि ये एक जनरल लाइक इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, या आपके पास जब भी आप लोग अपनी क्लिनिकल रोटेशंस करोगे या फिर आप लोग एक बॉडी को एग्जामिन कर रहे होते हो, एक पेशेंट को चेक कर रहे होते हो, तो उस वक्त आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू जो पेशेंट आया उसकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसको आप लोग एग्जामिन करते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रोसीजर्स होते हैं। लाइक इंस्पेक्शन के अंदर आप इंस्पेक्ट करते हो, ठीक है, जनरल लुक से उसके आप पूरा उस बॉडी को इंस्पेक्ट करते हो कि इसके ऊपर कोई आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ रेडनेस मिल रही है, ठीक है, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस है तो उसके ऊपर क्या क्या चेंजिंग्स आ रही है, तो उन तमाम चीज़ों को आप थ्रू इंस्पेक्शन स्टडी करते हो। पैल्पेटेशन के थ्रू क्या होता है, पैल्पेशन के थ्रू आप लोग जैसे डिफरेंट चीज़ों को पैल्पेट करते हो, ठीक है, आप अपनी हैंड से पैल्पेट करके, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आता है आपके पास जिसका लिवर जो है वो इनलार्ज हो गया है या स्प्लीन इनलार्ज हो गया है, तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो हैं, ठीक है, उनका साइज़ बढ़ गया है, तो वो तमाम चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं, आप जब उसको पैल्पेट करते हो। तो पैल्पेशंस में सरफेस एनाटॉमी वगैरह आप लोग पढ़ोगे नॉर्मली, तो अगर उससे ज़्यादा किसी का साइज़ हो जाए, नॉर्मल जो उसका साइज़ है, तो वो सारी चीज़ें आपको पैल्पेशन से मिल जाती हैं, ठीक है, या हार्ट बीट पैल्पेट करना, वो तमाम चीज़ें आप लोग के एक एग्जामिनेशन का प्रोसीजर होता है। सो परकशन भी सेम इसी तरीके से है। आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर जब एग्जामिनेशन करोगे तो उसमें भी परकशन का बेसिकली एक स्टेप आएगा, सेम एज इट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी। तो ये क्लिनिकली जब आप कोरिलेट कर रहे होते हो इन तमाम टर्म्स को, तो उस वक्त वहाँ पे ये अप्लाई होती हैं। ऑस्कल्टेशन से भी, ठीक है, आप जो हार्ट साउंड सुनते हो, जो आपके पास वेल्स के साउंड्स होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट होती है, तो वो तमाम चीज़ें किससे होती हैं, ऑस्कल्टेशन से होती हैं, ठीक है, बाउल का साउंड सुनते हो। सो ये तमाम चीज़ें आप लोग क्लिनिकल टर्म्स में जब पेशेंट के साथ उसकी एग्जामिनेशन कर रहे होते हो तो वहाँ पे ये सारी डिस्कशन होगी। एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, रेडियोग्राफी या इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स हैं। आपके पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले जब आप उसकी कंप्लेंट सुनते हो, देन उसके बाद आप लोगों ने उसकी जो है पूरी हिस्ट्री लेने के बाद उसको एग्जामिन किया, तो आपके पास फिर भी एक डायग्नोसिस नहीं बन रही, या जाहिर सी बात है आप जब भी किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हो तो डिफरेंट आप लोग इन्वेस्टिगेशंस करवाते हो। सो ये भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के कुछ डायग्नोस्टिक जो है प्रोसीजर्स होते हैं जो आप लोगों ने करवाने होते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास एक कंक्लूजन निकल सके, आप डायग्नोसिस तक पहुंच सको। सो ये सारे इन्वेस्टिगेशंस के टेस्ट हैं जो आप लोग नॉर्मली जिनको डिस्कस करते हो। तो ये तमाम चीज़ें लिविंग एनाटॉमी में होती है। लिविंग एनाटॉमी मीन्स कि आप ये तमाम स्टडीज़ किसके ऊपर कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कर रहे हो, ठीक है, तो इसी वजह से ये तमाम चीज़ें आप लिविंग एनाटॉमी के अंदर स्टडी करोगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है बेटा। एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हो तो एम्ब्रियोलॉजी में हम किस चीज़ की डिस्कशन करते हैं,
ये आपके पास जो डेवलपमेंट चेंजेस आ रही होती हैं, एक इंडिविजुअल्स के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, उनको आप एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हो। अच्छा, यहाँ पे और भी टर्म्स थोड़ी सी डिस्कस की गई हैं आपके साथ कि जो डेवलपमेंट हिस्ट्री की स्टडी होती है उसको आप ऑटोजेनी में डिस्कस करते हो, और जो एवोल्यूटरी इसके अंदर जो एवोल्यूशंस आती है उसको जो आप हिस्ट्री में डिस्कस करते हो उसको आप फाइलोजेनी कहते हो, ठीक है। सो ये आपसे इतना पूछा नहीं जाता, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बन रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें आप एम्ब्रियो में पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स का बनना, ठीक है, आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलप होना, हार्ट का डेवलप होना, गट का डेवलप होना, ये तमाम चीज़ें आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हो। अच्छा, हिस्टोलॉजी में जो भी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती हैं, लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी करते हो, वो तमाम चीज़ें आप हिस्टोलॉजी में पढ़ोगे। अच्छा, एमबीबीएस स्टूडेंट के तौर पर आप लोगों को एम्ब्रियो की भी डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, हिस्ट्रो की भी डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ये आपके एनाटॉमी का पार्ट है, ठीक है, इन्हें आप अलग सब्जेक्ट्स के सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हो। अच्छा, हिस्ट्रो की भी वीडियोज़, एम्ब्रियो की भी वीडियोज़ इसी पेज पर अपलोड होंगी। और आज मैंने हिस्ट्री की बुक भी डिस्कस की जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी जाके चेक कीजिएगा। सरफेस एनाटॉमी में आप क्या डिस्कस करते हो, ये बेसिकली टोपोग्राफिक एनाटॉमी होती है। इसमें क्या होता है, डीपर जो पार्ट होते हैं बॉडी के, ठीक है, जिनका रिलेशन स्किन सरफेस के साथ होता है, उसको आप स्टडी करते हो। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो सरफेस एनाटॉमी में आप यूजुअली बेसिस पे तमाम चीज़ें, ऑर्गन्स का पूरा साइज, सारी चीज़ें कि कहाँ से लेके कहाँ तक कौन सा ऑर्गन है, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तमाम चीज़ें आप किसके अंदर पढ़ते हो, सरफेस एनाटॉमी में पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास, ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो, अच्छा ये देखो यहाँ पे डायग्राम्स भी आपको दिखाई गई हैं। ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल है पैल्पेशन के लिए, यहाँ पे जैसे पैल्पेशन का ही प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। सो ये डॉर्सल पेडल्स, जो पेडस आर्टरी है उसको पैल्पेट करें, तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो आप लोग एग्जामिनेशन में करते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, ठीक है। सो बेटा बहुत सारी टर्म्स आप सुनते हो यूजुअल बेसिस के ऊपर भी, जब आप लोग हॉस्पिटल जाते हो तो आप लोगों को सिटी स्कैन या एमआरआई वगैरह की जितनी भी आपके पास डिस्कशन हो रही होती है, कुछ आपको डायग्नोस्टिक या स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स के लिए भी करवाए जाते हैं कुछ टेस्ट। तो बेसिकली हम लोग जो रेडियोग्राफिक आपके पास और जो इमेजिंग जितनी भी एनाटॉमी है उसके अंदर क्या स्टडी करते हो, आप बोन्स को या डीप इन और जो डीप ऑर्गन्स हैं, ठीक है, प्लेन्स के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट रेडियोग्राफी के थ्रू, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, या आपके पास जो सिटी स्कैन है, कंप्यूटराइज जो टोमोग्राफिक स्कैन होता है, उनके थ्रू आप स्टडी करते हो। बेसिकली किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो सबसे पहले आप उसका एक्सरे करवाते हो, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अल्ट्रासाउंड्स करवाए जाते हैं, सिटी स्कैन करवाए जाते हैं। उसमें मतलब कि हम डीप ऑर्गन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि डीपली उस स्ट्रक्चर को हम सही से जो है इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये तमाम चीज़ें हम रेडियोग्राफिक और इमेजिंग एनाटॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये फॉर एग्जांपल एक्सरे है चेस्ट का, ठीक है। सो इसमें आपको हर एक ऑर्गन सही से नज़र आएगा, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रक्चर नॉर्मल है नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें आप कहाँ पे रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंदर स्टडी करोगे। अच्छा, कंपैरेटिव एनाटॉमी हमारे पास क्या होती हैं, इसके अंदर बेसिकली ये इस टाइप की एनाटॉमी है जिसके अंदर आप क्या करते हो कि स्टडी ऑफ द anatomy of the other animals to explain the changes in the form, structure and function of different parts of human body। मीन्स इसमें आप कंपेयर कर रहे होते हो, ठीक है, मतलब एनिमल्स डिफरेंट काइंड्स के आपके पास जो एनिमल्स हैं उनको बेसिकली ह्यूमन बॉडी के साथ उनके साथ क्या उनका डिफरेंस है, वो तमाम चीज़ें आप इस एनाटॉमी के अंदर बेसिकली जो एवोल्यूशंस आती रहती हैं तो उन तमाम चीज़ों को आप इसमें डिस्कस करते हो। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमारे पास क्या एक्सटर्नल फीचर या डिफरेंट हमारे पास जो रेसेस के मेजरमेंट्स हैं, डिफरेंट ग्रुप के हमारे पास लोग जो हैं, ठीक है, उनको बेसिकली आप इसमें स्टडी कर रहे होते हो डिफरेंस एराज के अंदर कि क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं। अच्छा, अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये क्लिनिकल एनाटॉमी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है एनाटॉमिकल जितनी भी नॉलेज थी मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस में, ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जितनी भी आपके पास एनाटॉमिकल नॉलेज है, ठीक है, उनको जो आप प्रैक्टिस में लेके आते हो क्लिनिकली उन तमाम चीज़ों को जो अप्लाई करते हो उसको हम अप्लाइड एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने पैल्पेशन, इंस्पेक्शन वगैरह पढ़ी, तो उन तमाम चीज़ों को अप्लाई करना, ठीक है, एक पेशेंट के ऊपर, फिर उसको यूज़फुल बनाना, इसी तरीके से सर्जिकल प्रोसीजर्स करना, तो वो तमाम चीज़ें हम अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी क्या होती हैं कि इसमें आप क्या डिस्कस करते हो कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंस फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं या फॉर्म, स्ट्रक्चर या जो फंक्शन होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, उनके बारे में आपको कुछ बताते हैं, तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी कहते हैं। मतलब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके आप जो रिजल्ट्स लेके आते हो, न्यू आपके पास जो रिसर्च आती हैं एनाटॉमी से रिलेटेड, उन तमाम चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में डिस्कस करते हो। अगर जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स भी एक बहुत एडवांस फील्ड है। इसमें आप ना जो क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हो, ठीक है। तो वो सारी इन्वेस्टिगेशंस आपके पास किसके अंदर होती है, जो स्टडीज़ होती हैं डिफरेंट, तो वो तमाम जेनेटिक्स के अंदर चली जाती है। अच्छा, सो बेटा ये जो थी डिफरेंट टर्म्स थी, जो आपको डिफरेंट ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में पता हो। अब देखो जब से पहले हम लोगों ने कैडेवरिक एनाटॉमी को डिस्कस किया था। अब ये तमाम चीज़ें आपसे कोई ये कहता नहीं है कि आप डिफ़ाइन करो कैडेवरिक एनाटॉमी, बस आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरीके से लाइक आपसे लिविंग एनाटॉमी के बारे में बात की गई, तो इन प्रोसीजर्स के बारे में ये सारी चीज़ें आगे चल के बहुत डिस्कस होंगी हर सब्जेक्ट में, मेडिसिन में, सर्जरी में, पैथो में, फार्मा में, हर जगह ये प्रोसीजर डिस्कस होंगे। तो वहाँ पे आपको हर पेशेंट के लिहाज से इनकी डिफरेंस इंपॉर्टेंस होगी। सो लेकिन आप पढ़ते किस चीज़ में, किस एनाटॉमी में पढ़ते हो, ये चीज़ आपको जस्ट पता होनी चाहिए। इसी तरीके से एम्ब्रियोलॉजी आपका एक पूरा सब्जेक्ट है, कोई अब आपसे पूछेगा नहीं कि एम्ब्रियोलॉजी को डिफ़ाइन करो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट ये एक पूरी एक आपके पास फील्ड है जिसके अंदर आप लोग डिस्कशन करते हो, ठीक है, क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं जब एक लिविंग बॉडी जो है वो बनती है या उसके अंदर ऑर्गन्स बनते हैं, डेवलपमेंट होती है। इसी तरीके से हिस्टोलॉजी के अंदर, ठीक है, डिफरेंट आपके पास जो पैथो में भी आप डिफरेंट जो चेंजिंग्स आती हैं जितनी भी टिश्यूज़ में, वो तमाम चीज़ें भी किससे कोरिलेट करती हैं, हिस्टो से, ठीक है। आपको नॉर्मली अगर उसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस पता होगी तभी आप उसकी पैथोलॉजी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। सरफेस एनाटॉमी भी इसी तरीके से है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्गन्स के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन हो कि वो कहाँ तक, उनका साइज़ क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से वो कहाँ तक एंड होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तमाम चीज़ें। रेडियोग्राफी में आप लोग जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, इमेजरी जितनी भी टेक्निक्स हैं, उन तमाम चीज़ों को जिनका एनाटॉमी के साथ कोरिलेशन है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हो। इसी तरीके से कंपैरेटिव है, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी है, अप्लाइड है, एक्सपेरिमेंटल है, जेनेटिक्स है। इसमें से कोई भी चीज़ आपको लिखने के लिए नहीं देंगे एज एमबीबीएस स्टूडेंट्स कि आप एक एक को डिफ़ाइन करो, ऐसा कुछ आपके साथ जो है वो पेपर्स में नहीं करते, बस वो आपको पता होनी चाहिए। बीसीक्यूज़ में कोई आ सकती है, इनमें से कोई भी डेफिनेशन बीसीक्यूज़ में आपको दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस क्वेश्चन के तौर पर आपको नहीं दे सकते। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी है, ठीक है बेटा। हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी को आप इसमें से, इस बुक में से स्किप कर सकते हो, कोई आपसे हिस्ट्री नहीं पूछेगा। आप रीड करने के लिए आप वैसे रीड कर सकते हो कि जो है एनाटॉमी किस तरीके से इन्वेंट हुई थी, कौन से पीरियड में, पढ़ने के लिए पढ़ सकते, लेकिन आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि आपको बैठ के बताना हो कि किस एरा में या किस फील्ड में किसने जो है कौन कौन सी सेंचुरीज़ में डेवलपमेंट की थी, तो ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। तो आप इस बुक में से इन तमाम चीज़ों को स्किप कर सकते हो। अभी तक जो आपके पास जनरल एनाटॉमी में मेन पॉइंट था वो किसका था, एनाटॉमी का, कि डिफरेंट उसकी जो फील्ड कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी आपके पास सेंचुरीज दी गई हैं या उनमें कौन कौन सी इन्वेंशंस हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों से नहीं पूछी जाएंगी। बुक की हर एक चीज़ पढ़ने वाली नहीं होती, मेन चीज़ें आप लोगों ने उसमें से लेनी होती हैं, तो हिस्ट्रीज आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एनाटॉमी के नॉमेनक्लेचर्स हैं, ठीक है, इसके बारे में भी जो इंट्रोडक्शन है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको पढ़ना है। अब जो मेन चीज़ आ जाती है ना, वो यहाँ से आती है, लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी से, ठीक है। मीन्स के अब देखो यहाँ तक जो चीज़ें थी ना, आप ये अपनी बुक में कैंसिल कर सकते हो, मतलब आप यहाँ से जो जो चीज़ें मैं पढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है, जिसमें से जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो आप मार्क करते जाओ, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आप कैंसिल करो, ठीक है। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें भी आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। सो ये जो आपके पास पूरा पेज है, ये भी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। सो इसके अलावा जो इसमें से 14वीं सेंचुरी के बारे में आपसे बात हो रही है, ठीक है, ये तमाम 4th सेंचुरी, 15th सेंचुरी,
जो भी आपसे डिस्कशन हो रही है, ये तमाम चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। ये आप स्किप कर सकते हो, ये आप जो है कैंसिल कर सकते हो, अपनी बुक में काट सकते हो, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ आपसे डिस्कस नहीं होगी, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट आपसे नहीं पूछेंगे, ना ही BCQs में इनमें से कोई पॉइंट आता है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब जो मेन चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो मेन चीज़ है आपके पास एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर की इंट्रोडक्शन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो मेन पॉइंट है, ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है वो लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी है जो आपसे पूछा जाएगा। इनको कैंसिल करने का मकसद यही है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आप लोगों को ये पेजेस दिखाऊं तो ये सारी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हैं। अभी तक जितना भी इम्पोर्टेंट था उसमें सिर्फ एनाटॉमी की टर्म्स थी, इंट्रोडक्शन में जितनी भी डेफिनेशन है वो तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। बाकी ये जो भी हिस्ट्री है वो आपने कैंसिल कर देनी है अपनी बुक में। अब जो मेन है उसमें आपके पास एनाटॉमिकल लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी है, ठीक है, कि जो भी आपके पास एनाटॉमी की टर्म्स हैं जो यूज होती है वो तमाम चीज़ें। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो में है हम लोग तमाम जो लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से BCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और आपके पास ये बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज़ की जाती हैं। सो इसलिए ये आपने याद रखनी है। एनाटॉमिकल जो आपके पास लैंग्वेज है एनाटॉमी की, एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें आपके पास प्लेन्स हैं, पोजीशंस हैं, देन आपके पास ट्रंक की आपके पास डिफरेंट बेसिक वे में उसकी जो है वो टर्म्स यूज़ हुई हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, सो ये तमाम डिस्कशन हुई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन MBBS क्लासेस भी अवेलेबल हैं तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, तो अगर वो भी आपने लेनी है तो आप लोग जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।